प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होने वाले संविधान दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके तहत पीएम मोदी ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। दरअसल ई कोर्ट प्रोजेक्ट लिटिगेशन और वकीलों के लिए न्यायिक प्रणाली को अधिक आसान बनाने की कोशिश है। पीएम मोदी ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट IAS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वेबसाइट्स को भी लॉन्च करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सुबह करीब 10:30 बजे गुजरात के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ये घोषणा पत्र जारी करेगी। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल समेत केंद्रीय और स्थानीय मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ नेताओं की बड़ी टीम मौजूद रहेगी। इस दौरान बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। वहीं गुजरात में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता आज भी रैलियां और रोड शो करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी प्रचार तेज कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की फौज को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस वक्त गुजरात में हैं। अशोक गहलोत, रघु शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, शक्ति सिंह गोहिल के साथ राजीव शुक्ला, आलोक शर्मा, अमरिंदर सिंह राजा, इमरान प्रतापगढ़ी प्रचार को आक्रामक रूप दे रहे हैं। CM अशोक गहलोत आज फिर गुजरात दौरे पर रहेंगे। गहलोत आज गांधीधाम कच्छ और रापर कच्छ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी खूब पसीना बहा रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान केजरीवाल भावनगर, जामनगर और सूरत में आप पार्टी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। आज दोपहर 3 बजे केजरीवाल भावनगर में रोड शो करेंगे। सोमवार को केजरीवाल सूरत में रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गुजरात में आज 3 मुख्यमंत्री एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है, तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आज भावनगर में पार्टी की तरफ से रोड शो करेंगे, तो वहीं यूपी के CM योगी हार्दिक पटेल के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। दिल्ली MCD चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। आज दिल्ली में बीजेपी का मेगा प्रचार होगा। बीजेपी अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। 74 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य वरिष्ठ नेता जनसभा और नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं करेगी। पुरानी दिल्ली के भागीरथ मार्केट में लगी आग 24 घंटे बाद भी नहीं बुझ सकी है। इस आग में अब तक 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। 4 इमारतें ढह गईं। मौके पर 60 से ज्यादा फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन इस आग पर काबू पाने में खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। यहाँ लगी आग चेन सिस्टम की तरह भड़क रही है और एक के बाद एक दुकानों को चपेट में लेती जा रही है। इस पूरे इलाके में संकरी गलियां होने से फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि गुरुवार शाम करीब 8 बजे भागीरथ पैलेस के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक दुकान में आग लगी थी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आरती में भी हिस्सा लिया, ध्यान लगाया और सभी परंपराओं का भी आस्था के साथ पालन किया। नर्मदा आरती के दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, उनका बेटा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। बता दें कि गुरुवार को ही प्रियंका गांधी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की है। मध्य प्रदेश में प्रियंका भी सड़कों पर राहुल के साथ कदम ताल कर रही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह शामिल हुए। इस यात्रा की तस्वीर खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, मूंछों पर ताव, बाजुओं में दम, फौलादी इरादे, जोशीले कदम। वहीं कांग्रेस ने फोटो के साथ वगरा स्वैग लिखा। तस्वीर में राहुल गांधी और विजेंद्र सिंह मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं। विजेंद्र सिंह ने यात्रा में शामिल होने से पहले ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से प्रेरित होकर आज भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में शामिल होंगे। वहीं आज संविधान दिवस के मौके पर राहुल महू में रहेंगे, जहां वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे और संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा सुबह 6 बजे मार टक्का से शुरू हो चुकी है और रात को महू में दशहरा मैदान में विश्राम करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की तरफ से देश के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बता दें कि 18 नवंबर तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.54 अरब बढ़कर
547.25 अरब डॉलर पहुंच गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पिछले साल अगस्त 2021 के बाद उच्चतम साप्ताहिक वृद्धि के बाद ये 14.721 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 544.715 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया था। अगस्त 2021 के बाद देश की विदेशी मुद्रा भंडार में इस सप्ताह सबसे तेज वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। भारत ने गणतंत्र दिवस परेड समारोह के लिए चीफ गेस्ट के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को निमंत्रण दिया है। अल सीसी 2014 से मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस साल भारत और मिस्र ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया था। साल 2020 तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं की मंदिर में एंट्री पर रोक को लेकर पोस्टर्स लगाए गए हैं। पश्चिमी दिल्ली के कई मंदिरों के बाहर लगे पोस्टर्स पर सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रवेश को तब तक के लिए बैन किया गया है जब तक कि वो मंदिर के पुजारी और सहयोगियों को तनख्वाह नहीं दे देते। मंदिर प्रशासन की ओर से लगे पोस्टर्स में कहा गया है कि जिस तरह मस्जिद के मौलवी को दिल्ली सरकार की तरफ से धनराशि मुहैया कराई जाती है, उसी तरह मंदिर के पुजारी को भी हर महीने तनख्वाह दी जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की एक चुनावी रैली में 20 साल पुराने सांप्रदायिक दंगों की याद दिलाते हुए दावा किया कि बीजेपी की सरकारों ने राज्य में अखंड शांति की स्थापना की है। शुक्रवार को गुजरात के खेड़ा जिले की एक चुनावी जनसभा में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आदत बिगाड़ी थी, इसलिए 2002 में दंगे हुए थे, लेकिन 2002 में ऐसा सबक सिखाया कि साल 2002 से 2022 तक फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई। गुजरात में सांप्रदायिक दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर बीजेपी की सरकार ने गुजरात में अखंड शांति की स्थापना की है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के लिए अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को प्रकाशित कर दी गई। इसमें 7.72 लाख मतदाता जोड़े गए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। जम्मू कश्मीर के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल सलगोत्रा ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची में 83,59,771 मतदाता हैं, जिनमें 42,91,687 पुरुष, 40,67,900 महिलाएं और थर्ड जेंडर के 184 नागरिक शामिल हैं। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का शुक्रवार को पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। ये प्रक्रिया करीब 2.5 घंटे तक चली। अब एफएसएल की टीम 2.5 घंटे तक चले पॉलीग्राफी टेस्ट की पूछताछ की जांच करेगी और संतुष्टि होने पर ही आफताब के नार्को टेस्ट की तैयारियां की जाएंगी। बता दें कि आफताब के जवाबों के एनालिसिस में अगर जांच की जरूरत महसूस हुई तो दिल्ली पुलिस एक बार फिर आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलवा सकती है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आज सुबह 9 बजे आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 दिन के रिमांड के बाद आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जहां से आफताब को जेल भेजा जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए ये मर्डर केस अब चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि आफताब के इतने दिन पुलिस कस्टडी में रहने के बाद भी दिल्ली पुलिस अभी तक खाली हाथ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने हाल ही में निजी क्षेत्र के मिशन को लॉन्च करके इतिहास रचने के बाद अब इसरो अपने अगले मिशन PSLV 654 EOS-6 के लिए तैयार है। इस मिशन के तहत इसरो आज ओशन सेट सीरीज के थर्ड जनरेशन का सैटेलाइट ओशन सेट 3 के साथ 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस मिशन को आज सुबह 11:15 बजे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। बता दें कि ओशन सेट सीरीज के सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट हैं, जो किसी समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित हैं। इसके अलावा ये सैटेलाइट्स समुद्री मौसम का पूर्वानुमान करने में भी सक्षम हैं। सत्येंद्र जैन की भोजन की याचिका पर आज कोर्ट का आदेश आएगा। दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जैन की याचिका पर फैसला सुनाएगी। सत्येंद्र जैन ने धार्मिक मान्यता के अनुसार जेल में भोजन मुहैया कराने की याचिका में कहा है कि जैन धर्म का अनुयायी होने के नाते वो धार्मिक उपवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेल प्रशासन भोजन उपलब्ध नहीं करा रहा। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। साल 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले की आज 14वीं बरसी है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। ISIS और अलकायदा के आतंकी एशिया और अफ्रीका में आम लोगों और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर साल 2008 में 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते के जरिए पाकिस्तान से मुंबई में दाखिल हुए और 4 दिन तक तबाही मचाते रहे और 26 विदेशी नागरिकों समेत 166 लोगों की हत्या कर दी।
संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में अपने अपने प्रदेश के गवर्नरों के घेराव करने का ऐलान किया है। सभी राज्यों की राजधानी में किसान मोर्चा ज्ञापन सौंपने के लिए आज रोष मार्च निकालेगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पुलिस किसानों को पंचायत में आने से रोक रही है। जिस जिस जिले में किसानों को रोका जाएगा हम बाद में वहीं पंचायत करेंगे। गौरतलब है कि मोहाली में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 33 किसान संगठनों ने रोष मार्च निकालने का फैसला लिया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा मैनपुरी लोकसभा में एक्टिव है, तो वहीं बीजेपी ने भी मैनपुरी चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज शिवपाल यादव डिम्पल यादव के समर्थन में मैनपुरी में 11 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं डिम्पल यादव खुद 10 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम मैनपुरी में बने हुए हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोपहर 12 बजे भोगांव में युवा सम्मेलन में भाग लेंगे और कई स्थानों पर जनता को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुक्रवार से राजस्थान के जयपुर में शुरू हो गया है। जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी में 27 नवंबर तक ये अधिवेशन चलेगा। आज अधिवेशन के दूसरे दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आए एबीवीपी के कार्यकर्ता अपने राज्यों के पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर हिस्सा लेंगे। अधिवेशन के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारतीय सेना की ओर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीते 24 घंटों में सुरक्षा बल लगातार घने जंगलों में इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें पुंछ के बट्टा दूरियां के जंगलों में भारतीय सेना की ओर से लगातार रोशनी के गोले दागे जा रहे हैं। भारतीय सेना ऐसा इसलिए कर रही है ताकि अगर जंगलों में आतंकी छिपे हों तो उनके ठिकानों का पता लगाया जा सके और आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। यूपी के लखीमपुर खीरी में इन दिनों जंगल के राजा का खौफ फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि शेर जंगल छोड़कर गांव के किनारे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। तहसील पलिया इलाके में सड़कों पर खुलेआम बाघ निकलने से राहगीर सहमे हुए हैं। तो वहीं तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बाघ ने गन्ने के खेत को अपना आशियाना बना रखा है। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम हाथियों के साथ पहुंची तो साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बाघ आराम से हाथी के सामने से निकल गया। यूपी के सीतापुर जिले के थाना रामकोट से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक ही परिवार के बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर 2 छोटे भाइयों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि विवाद साझे के खेत में लगे यूकेलिप्टस के 3 पेड़ों को काटने पर शुरू हुआ था। घटना के अनुसार आरोपियों ने एक भाई की हत्या घटना स्थल पर ही कर दी, जबकि दूसरे भाई को कुछ दूर दौड़ाने के बाद मारा था। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रॉयल नेस्ट सोसाइटी के एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। घटना शुक्रवार देर शाम की है, जब फ्लैट के किचन में रखे रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर फटने से यह घटना हुई। आग की वजह से किचन में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फ्लैट के बराबर में रहने वाले लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन आग में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आरोप है कि घटना के समय कोई फायर उपकरण काम नहीं कर रहा था। लॉन्ग मार्च के बाद आज पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान रावलपिंडी में रैली करने जा रहे हैं। पार्टी का दावा है ये रैली ऐसी होगी जो पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। माना जा रहा है कि इमरान मुनीर को सेना प्रमुख बनाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, क्योंकि मुनीर से उनके व्यक्तिगत संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं रैली से एक दिन पहले इमरान की पार्टी के नेता असद उमर ने ट्वीट कर कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन ने खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर की वेरीफाइड सर्विस में जल्द ही बदलाव होने जा रहा है। मस्क ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कंपनी ट्विटर अकाउंट्स के लिए अलग अलग रंग के टिक मार्क्स को लाने की योजना शुरू करेगी। मस्क ने कहा कि अगले हफ्ते से ट्विटर अकाउंट्स के लिए नीले रंग के टिक मार्क के अलावा गोल्डन और ग्रे रंग के टिक मार्क्स भी शुरू होंगे। मस्क ने ट्वीट कर बताया कि हम अगले हफ्ते से वेरीफाइड पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। कंपनियों के लिए गोल्डन, सरकार और सरकारी संस्थाओं के लिए ग्रे और आम लोगों के लिए नीले रंग के टिक मार्क्स दिए जाएंगे। चीन में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी से जुड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामले में 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोउ स्थित फॉक्सकॉन कंपनी को छोड़ दिया है। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी नए थे जो फिलहाल प्रोडक्शन लाइन पर काम नहीं कर रहे थे। फॉक्सकॉन से जुड़े एक सूत्र ने शुक्रवार को जानकारी दी। इतनी बड़ी मात्रा में कर्मचारियों के प्राण छोड़ने से फॉक्सकॉन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिससे आईफोन उत्पादन के कंपनी के लक्ष्य को हासिल करना अब मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर तुर्की के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना बताया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश विभाग की तरफ से बताया गया है कि पीएम शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के बुलावे पर तुर्की के लिए रवाना हुए हैं। विभाग का कहना है कि राष्ट्रपति अर्दोगन के साथ शहबाज शरीफ संयुक्त रूप से इस्तांबुल शिपयार्ड में पाकिस्तानी नौसेना PNS खैबर के लिए 4 मिगजैम कॉर्वेट जहाजों में से तीसरे जहाज का उद्घाटन करेंगे।
मलेशिया की राजनीतिक उथल-पुथल पर अब विराम लग गया है। आम चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राजनीतिक अनिश्चितता देखी जा रही थी। हालांकि मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने इस पर विराम लगा दिया है। उन्होंने विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अनवर इब्राहिम के नेतृत्व वाले पाकतन हरपन गठबंधन को सबसे ज्यादा 82 सीटें मिली थीं।